फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम ज़ीरकपुर से। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में। हार्ट अटैक उस कंडीशन को कहा जाता है जब दिल को खून पहुंचाने वाली नसें 100% ब्लॉक हो जाती हैं और दिल का एक हिस्सा जो है वो डेड हो जाता है। हार्ट को जो खून पहुंचाती हैं, दिल में जो रक्त पहुंचाती हैं, वो मेन जो नसें होती हैं वो 3 होती हैं। इसीलिए कुछ पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि अगर थर्ड हार्ट अटैक आ जाए तो वो लास्ट हार्ट अटैक होता है। वो इसलिए क्योंकि खून पहुंचाती हैं जो दिल में मेन जो बड़ी आर्टरीज होती है वो 3 होती हैं। एक में ब्लॉकेज हो जाती है, सेकंड में हो जाती है, अगर थर्ड में हो जाती है मतलब पूरा आपका दिल जो है वो डेड हो जाता है। इसलिए जो है पेश डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको एक हार्ट अटैक हो गया, 2 हो गया, लेकिन अगर तीसरा हुआ तो वो लास्ट होगा। अभी कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है इसी की जो है एडवांस स्टेज को यूँ कह सकते हो कि हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, इसी को आप कोरोनरी हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कह सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जब इस आर्टरी में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है तो उसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहा जाता है। जो 3 आर्टरीज होती हैं, जैसे एक तो लेफ्ट और राइट वाली जो है 2 में डिवाइड होती है। मतलब एक लेफ्ट आर्टरी होगी, एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, लेकिन राइट वाली जो है 2 में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट और राइट, मतलब 3 आर्टरीज होती हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी LCA और राइट कोरोनरी आर्टरी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक LAD और एक RCX। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी LAD और राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी RCX। अब इन तीनों आर्टरीज में से किसी में भी आपको ब्लॉकेज हो सकती है। और इसके अलावा इन आर्टरीज से जो आगे शाखा है, जो ब्रांचेस निकलती हैं छोटी छोटी या बड़ी बड़ी, उनमें भी कहीं पर भी ब्लॉकेज हो सकती है। बट जो हार्ट अटैक होता है वो मेन इन 3 आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की वजह से होता है। अब इसमें जो ब्लॉकेज आती है वो आती है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। ये आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने उसकी अच्छे से डिटेल जो है बताई है कि ब्लॉकेज जो होती है वो क्यों होती है, क्या उसका प्रोसेस होता है। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ। जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है वो होता है कि आपके खून वाली आर्टरी में एक थक्का बन जाता है, प्लाक। मतलब क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स में जो है इंजरी हुई, कोई ब्लड में मौजूद केमिकल्स थे, कोई ड्रग्स था, बैक्टीरियाज थे, या जैसे शुगर पेशेंट है, बीपी है, बीपी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो है आपकी ब्लड वेसल के अंदर वाली जो लेयर है उसमें क्या हुआ, स्क्रैच पड़ गया, कोई इंजरी हो गई। फिर क्या होगा, हमारी बॉडी में मौजूद जो ब्लड है वो उसको रिपेयर करेगा, उसमें मौजूद जो सेल्स है वो वहाँ पे जाएंगे, उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनकी वजह से क्या होगा कि वो सेल्स वहाँ पे कैद हो जाएंगे, रिपेयर करके वापस नहीं आएंगे, उल्टा वो फंस जाएंगे उसमें। फिर हमारे ब्लड में से और सेल्स आएंगे उसको रिपेयर करने के लिए, वो भी फंस जाएंगे। तो ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलता है। तो यही जो है धीरे धीरे करके जो है एक बड़ा धक्का बन जाता है, एक प्लाक बन जाता है। शुरुआत में जहाँ भी आपका धक्का बनता है, जिस एरिया में, उसके आसपास की जो नस होती है उसकी इलास्टिसिटी जो है मेंटेन होती है, मतलब वो सिकुड़ती भी है और डायलेट भी होती है। तो इसकी वजह से जो है जो आपका ब्लड जो फ्लो कर रहा होता है उसमें, तो उसमें जो है दिक्कत नहीं आती है। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है जब इसकी जो है इलास्टिसिटी, सिकुड़ने की और फैलने की शक्ति जो नस की होती है, जो उसकी सॉफ्टनेस होती है, वो कम हो जाती है और इवन तक ख़त्म हो जाती है। मतलब आर्टरी जो परमानेंट ही आपकी जो है हार्ड हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर जो है ब्लड जो पहुंच रहा है टिश्यूज़ में वो आपका प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, उसके ऊपर अफेक्ट आएगा। और इसकी वजह से फिर आपको जो है शुरू में तो कोई सिम्टम नहीं आएगा, थोड़ी ब्लॉकेज है, 40 है, 50 है, जब तक बॉडी मैनेज कर रही है नहीं दिक्कत आएगी।
लेकिन जब ये लेवल आ जाएगा कि आपके आगे टिश्यू को, सेल्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया है या जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो मिलना बंद हो गया, फिर आपको जो है सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, सबसे पहले जो सिम्टम आएगा वो होगा आपको दर्द। मतलब जहाँ की भी ब्लड सप्लाई रुकेगी तो वहाँ पर आपको जो है दर्द होना शुरू हो जाएगा, चेस्ट में, लेफ्ट साइड पर। अब स्टार्टिंग में क्या होगा कि अगर आप बैठे हैं, नॉर्मली रेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन जब आप कोई फिजिकली वर्क करेंगे, कोई एक्सर्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, तब आपको जो है दर्द महसूस होता है। या कुछ लोगों को दर्द की जगह जो है बहुत सांस चढ़ता है, कुछ डिस्कम्फर्ट से ऐसा लगता है कुछ हो रहा है छाती में, ऐसा लगता है। और कुछ लोगों में जो ये दर्द है आपका जो है कंधे में या फिर आपकी गर्दन में या जॉ में, मतलब इसमें जो है रेडिएट होता है, छाती से जो है ट्रांसफ़र होता है बाजू में, कंधे में, गर्दन में, जॉ में। और डिपेंड करता है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी को सांस चढ़ता है और डिस्कम्फर्ट लगती है। जिस टाइम पेशेंट को दर्द होता है, सांस चढ़ता है, तो कुछ पेशेंट्स को पसीना भी आता है। और जो होती हैं फीमेल्स, वैसे ये प्रॉब्लम जो होती है ज़्यादा कॉमन जो है मेल्स में होती है, बट अगर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती है तो फीमेल्स में थकावट होती है बहुत ज़्यादा, जो है उनको थकावट लगती है, उनको नींद में प्रॉब्लम आती है, या उनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। और जो दिल की धड़कन है वो कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा होती है, पैल्पिटेशन होती है। और फीमेल्स में भी पसीना जो है बहुत ज़्यादा आता है। तो मेल्स और फीमेल्स में थोड़े बहुत सिम्टम्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं। मतलब मेल्स में थोड़े से अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। बस कॉमन सिम्टम तो पेन या फिर आपका सांस जो है खींच के आता है, और पेन ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ खींच रही है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो है आपका जो पेन है वो स्टेबल एंजाइना है। मतलब पेन को जो है एंजाइना कहा जाता है, हार्ट के दर्द को। तो स्टेबल एंजाइना है। स्टेबल मतलब कि जब आप रेस्ट करते हैं तो आपको कुछ देर के लिए आराम पड़ जाता है। इस कंडीशन में क्या है कि आपकी ब्लॉकेज जो है वो 100% नहीं हुई है, 80% है या फिर 90% है, या 70 to 90% हो सकती है। क्योंकि जिस टाइम आप कोई काम करते हैं, फिजिकल काम करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोग जो हैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा पेट भरकर खाना खाते हैं तो उसके प्रेशर की वजह से भी उनको ऐसी फीलिंग आती है। या जो बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज में रहते हैं, ठंड की वजह से ऐसा हो जाता है। या किसी को कभी कोई गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तब पेन होता है। क्योंकि उस टाइम पर जो है हमारा दिल ज़्यादा काम करता है और दिल को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ब्लॉकेज की वजह से नहीं मिलती है। इस कंडीशन में आपकी ब्लॉकेज तो है, बट 80-90 इतनी हो सकती है। और आपकी जो है जो प्लाक बना हुआ है वो आपका एक जगह पर है, फिक्स प्लाक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यह होगा कि ये जो 80 या 90% ब्लॉकेज थी, इसके ऊपर अभी तक एक कैप थी, एक लेयर थी पतली सी। अब इसके जब ये कंडीशन बढ़ जाएगी तो ये ऊपर की जो लेयर है ये थोड़ी सी फट जाएगी। जब ये बर्स्ट हो जाएगी तो इसमें से थोड़ी सी ब्लीडिंग आएगी, ब्लड आ सकता है। अब जो बॉडी में जो ब्लड है वहाँ में से जो है जो क्लॉट, मतलब ब्लड को जो सुखा देते हैं, पपड़ी बना देते हैं, जैसे हमारी स्किन पर भी चोट लगती है, उसमें से खून निकलता है तो बॉडी ब्लड के जो सेल्स हैं वहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, एक सूखा पपड़ी सी बना देता है ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। तो ऐसे ही यही प्रोसेस हमारी जो है अंदर ब्लड वेसल में होता है। जैसे ही वो कैप जो ऊपर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, वो बर्स्ट होती है तो उसमें से ब्लीडिंग होती है। और ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स हैं और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, फिब्रिनोजन है, वो वहाँ कलेक्ट होकर उसको रोकने की कोशिश करेगा, क्लॉट बनाएगा। तो ये क्लॉट जो एकदम से ब्लीडिंग हुई, क्लॉट हुआ, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो ब्लॉकेज आपकी 80 और 90% थी वो 100% हो जाती है। कुछ केसेस में, सब में नहीं। अब क्या होगा, अब पेन आपका आराम करते टाइम भी होगा। मतलब अगर आप आराम करें तो भी आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि ब्लॉकेज आपकी 100% हो रही है और ब्लड बिल्कुल भी जो है मसल्स को नहीं मिल रहा है। अब कुछ पेशेंट में तो ये होता है कि जो ये ब्लीडिंग हुई, क्लॉट बना, जो ये थ्रोम्बस बना, बॉडी इसको कुछ दिनों के बाद जो है अपने आप ऑटोमेटिक ठीक कर देती है। धीरे धीरे करके ब्लड सर्कुलेशन जो उसमें सेल्स होते हैं इसको ठीक कर देंगे। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि ये जो ब्लॉकेज है 100% ब्लॉक, कोई बॉडी तो उसको ठीक कर देगी, धीरे धीरे करके वो चीज़ रिकवर हो जाएगी। लेकिन जो इस ब्लॉकेज की वजह से टिश्यू जो डेड हुआ है वो तो डेड हो जाएगा। जहाँ का ब्लड सप्लाई रुकी, मसल एरिया डेड हुआ, वहाँ के आसपास की जो स्किन होती है तो इकट्ठी हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, और जो उसके आसपास की स्किन है वो भी कुछ दिनों के बाद जो है नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। बट जहाँ की ब्लड सप्लाई रुकी है ना, वो एरिया आपका डेड हो जाएगा। अभी डिपेंड करता है कि कितनी एरिया की ब्लड सप्लाई रुकी है। अगर छोटे छोटे एरियाज की ब्लड सप्लाई रुकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, हार्ट पे ज़रूर इफेक्ट आता है, लेकिन अगर जो मेन 3 नसें हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, अगर ये प्रॉब्लम उन 3 नसों में से किसी में भी होगी तो फिर इसको हार्ट अटैक कहा जाता है, या कार्डियक अरेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो दर्द होगा, क्योंकि आपका 100% ब्लॉकेज हो गई है, जो दर्द रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। ये दर्द 20 मिनट से ज़्यादा लंबे समय तक रह सकता है। ये पोजीशन के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर हम सोचें कि पोजीशन चेंज करेंगे तो पेन में रिलीफ आ जाएगा, दर्द में आराम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ पेशेंट्स में दर्द नहीं भी होता, कुछ को सिर्फ सांस चढ़ता है। सांस चढ़ेगा, ऐसा लगेगा कुछ है, कोई चीज़ जकड़ रही है छाती के अंदर, कोई खींच रही है, बंद कर रही, एकदम जकड़न जैसा ग्रिपिंग टाइप पेन होता है। पसीना आता है बहुत ज़्यादा। अब क्या होगा कि आपकी ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से हार्ट की एक मसल डेड हो गई। अब इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और जो डायस्टोल था, रिलैक्सेशन और जो कॉन्ट्रैक्शन थी, मतलब सिस्टोल एंड डायस्टोल, तो उसकी वजह से हार्ट की पंपिंग के ऊपर इफेक्ट आएगा। अब क्या होगा कि बॉडी में बीपी डाउन हो जाएगा। बीपी डाउन होगा तो आपके हाथ पैर जो है वो ठंडे हो जाएंगे, और जो हार्ट बीट है वो आपकी इरेगुलर हो जाएगी। मतलब कि जो दिल की धड़कन है एकदम से कम या ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को जो है एकदम से कंफ्यूजन और जो है मतलब बेहोशी की हालत या कुछ बेहोश भी हो जाते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि आपकी ब्लड सप्लाई रुकी 100% मसल्स की। अब ये जो मसल है इसको डेथ होने में कम से कम भी 8 या 12 घंटे लगते हैं। अगर आप इस बीच में अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ऑर्गन में ब्लड सप्लाई रुकी। पहला स्टेप आता है कि एकदम से ब्लॉकेज हुई, आपको दर्द हुआ, ब्लड सप्लाई रुक गई, बट अब एरिया डेड नहीं हुआ। फिर आता है कि आपका थोड़ा सा पोर्शन जो है कुछ जो है डेड होना स्टार्ट हो रहा है, फिर वो आधा डेड होगा, फिर पूरा डेड होगा। इस प्रोसेस को मतलब कि अगर आपकी अब खून ब्लड सप्लाई रुकी तो इसको 8-12 घंटे जो हैं लग जाते हैं कम्प्लीटली डेड होने में। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ब्लॉकेज होती है और हार्ट अटैक हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। क्योंकि जो है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि जो साफ खून होता है दिल में, सारे शरीर में जो खून देता है वो लेफ्ट साइड वाला हार्ट देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर उस तरफ की आपकी जो है उस मसल की जो ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो इसको कहा जाता है मेजर हार्ट अटैक। ये मेजर हार्ट अटैक होता है जो आपको डेथ की तरफ लेकर जाता है। बाकी जो हार्ट अटैक्स होते हैं उसमें डेथ का डर देखो उसमें भी होता है, बट ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। उसकी वजह से अगर आप मान लीजिए, क्योंकि मैंने बताया ये 8 या 12 घंटे का प्रोसेस है, उसके बाद आपका मसल डेथ हो जाती है जिसकी भी, लेकिन बाकी जो एरिया रहता है वो नॉर्मल काम करता रहेगा अपना, हार्ट जो है। बट हार्ट की पंपिंग के ऊपर आ जाएगा कि हार्ट जो पहले 70% 80% जो ब्लड पंप करता था, अब वो आपका डिपेंड करता है 20% 30% या 40% ही करेगा। अब क्या होगा, अगर आपका मसल्स डेथ होगी, उसकी क्या होगा कि आपकी जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन जो है वो एक नॉर्मल लेवल पर नहीं होगी, क्योंकि कुछ एरिया डेड हो गए तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल जो उसका कंडक्शन है उसमें इफेक्ट आ जाएगा, तो दिल की धड़कन कम ज़्यादा होने का जो रहता है चांसेस रहते हैं। क्योंकि और इसकी वजह से फिर जो है बाद में जो है हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, जो रिस्क फैक्टर जो है जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ओल्ड एज है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड प्रोफाइल है जिनका वो बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि जो घी है वो है चिपकने जैसी उसकी टेंडेंसी होती है। तो उसकी जिनका भी एलडीएल, खासकर जो एलडीएल होता है उसकी वजह से ब्लॉकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। वो क्या करता है कि आपके टिश्यूज़ में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको इकट्ठा करके जो है लीवर तक लेकर जाता है। तो एचडीएल अगर आपका अच्छा है तो एलडीएल को कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेता है। फैमिली हिस्ट्री या फिर जेनेटिक हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको तो पहले से ही प्रिकॉशन लेना चाहिए। और जो है डाइट, अपना जो गलत लाइफस्टाइल है, डाइट पैटर्न है, ये सब जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ब्लॉकेजेस करती हैं। एक्सरसाइज, जो लोग बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते, वेट बहुत ही ज़्यादा है, उन लोगों में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ब्लॉकेजेस होने का। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या स्ट्रेस में रहते हैं, या जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके क्लॉटिंग फैक्टर, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि जैसे प्लेटलेट्स है या फिर फिब्रिनोजन है या जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं वो किसी कारण से ज़्यादा होते हैं, तो उनमें भी क्लॉटिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनमें इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, मतलब कि शरीर में जिसमें सूजन या इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशंस होती हैं, जैसे कि गठिया होता है, आर्थराइटिस होता है, एसएलई होता है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, सोराइसिस होता है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस भी हैं जिसमें जो है पेशेंट में ब्लॉकेजेस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। देखो, इसके लिए परहेज तो यही है कि आपको अपना लाइफस्टाइल ही ठीक करना पड़ेगा। मेन कारण है स्मोकिंग बंद करो, ड्रिंकिंग बंद करो, ऑयली फ्राइड जो बिल्कुल बंद करो, फ्रूट सैलड जूसेस, हाई फाइबर डाइट जो है उसको अपनी डाइट में शामिल करो। अब इसमें क्या है, एक तो वेजिटेरियन जो लोग हैं उनमें भी जो है हार्ट ब्लॉकेज कम होता है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन। इसके लिए जो भी टेस्ट हैं, जैसे ईसीजी आप करवा सकते हैं, ईसीजी है, इकोकार्डियोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है। और जैसे आपके जो ब्लड सप्लाई रुकती है और आपके जो हार्ट की मसल्स जो है डैमेज होती हैं, तो उसमें से ट्रोपोनाइन टी जो होता है, या आई सबसे ज़्यादा मेन टी होता है। जैसे जैसे टिश्यू डैमेज होता है इसकी जो है ब्लड में क्वांटिटी बढ़ती रहती है। और ऐसा ही एक दूसरा है CPK-MB, ये भी जो है हार्ट मसल्स जब डैमेज होती हैं तो ये जो है इसकी क्वांटिटी, एंजाइम्स जो हैं हार्ट की डैमेज मसल जो रिलीज़ करती हैं तो बढ़ जाते हैं। पर ट्रोपोनाइन टी जो है वो ज़्यादा जो है हार्ट फेलियर में करवाया जाता है। इसके अलावा क्योंकि आपके जो है एक्सरे, अगर आप एक्सरे करवाते हैं तो आपके चेस्ट में जो है पानी भरा होगा, उडीमा होगा। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट साइड वाला वेंट्रिकल, क्योंकि जो दिल है वो कम पंप होगा, क्योंकि मसल डैमेज हो गई है, हार्ट के काम पर असर आएगा। जो आपका लेफ़्ट साइड का वेंट्रिकल है वो बाहर जो है पंप कम कर रहा है, पर पीछे से तो ब्लड आ रहा है, तो पीछे से आ रहा है, आगे से नहीं जा रहा, पीछे इकट्ठा होगा। क्योंकि फेफड़े जो हैं, लंग्स जो हैं, वो साफ खून को दिल में भेजता है। अब दिल आगे भेज नहीं रहा क्योंकि उसकी मसल डैमेज हो गई है, ब्लड आगे जा नहीं रहा, तो इफेक्ट उसका पीछे पड़ेगा आपके लंग्स पर। तो लंग्स में अगर आप एक्सरे करवाएंगे तो उसमें स्वेलिंग और उडिमा आता है, पानी जो है वो आपका उसमें भरा हुआ आ सकता है। और आपका लिपिड प्रोफाइल और CBC, क्योंकि एकदम से मसल आपकी डैमेज हुई है और एकदम से इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेगी बॉडी, तो WBCs आपके ज़्यादा आएंगे, CRP करवाएंगे ज़्यादा आएगा, ESR जो करवाएंगे वो ज़्यादा आएगा। क्योंकि जब भी आपका इन्फेक्शन कहीं होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो ESR, CRP और ये जो है उसको बताते हैं ब्लड सैंपल से, अगर हम ये टेस्ट लेते हैं। और कोरोनरी एंजियोग्राफी जो होती है, कोरोनरी CT एंजियोग्राफी, वो आपकी ब्लड वेसल्स के लिए जो है करवाई जाती है। और इसमें जो कॉम्प्लिकेशन रहती है वो रहती है कि आपकी एक तो जो दिल की धड़कन है, आपके जो हार्ट के मसल्स है उसमें एक इलेक्ट्रिकल जो है कंडक्शन, एक इम्पल्स होती है। अगर आपकी जो ये रेगुलर जो है चलेगा तभी आपकी हार्ट की मसल्स जो है रेगुलर टोन पे काम करेंगी, अदरवाइज एक आगे एक पीछे, मतलब कि हार्ट ब्लॉक जिसको कहा जाता है, एरिथमिया। इसकी मैं एक वीडियो जो है अभी आप बनाऊंगी, आप उसको एक बार डिटेल में देख लेना, हार्ट ब्लॉक एरिथमिया, तो आपको समझ आ जाएगा।
तो ये था आज का मेरा टॉपिक, हार्ट अटैक और कोरोनरी हार्ट डिसीज़ या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, या इसको इस्चीमिक भी कहा जाता है। कई बार बहुत सारे पेशेंट है जो ईसीजी करवाते हैं, उसके आगे आपने देखा हुआ है MI लिखा हुआ आता है, मायोकार्डियल इस्चीमिया। इसमें होता है कि ब्लड सप्लाई जो है आपकी मसल्स की वो कम है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट्स में अगर ब्लड सप्लाई रुकेगी और मसल डैमेज हो जाएगी तो कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी, हार्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा, फेलियर होगा। बट अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे तो इन सब से आप बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।